हेलो गुड इवनिंग डियर जारेप एस्पिरेंट्स। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत ही बढ़िया और शानदार चल रही होगी। हम लोग पढ़ रहे हैं हायर एजुकेशन यूजीसी नेट जारेप दिसंबर 2025 और जून 2026 के दृष्टिकोण से। यूजीसी नेट का जो पेपर 1 होता है, तो पेपर 1 की जो यूनिट नंबर आपकी 10 है, हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा, उस सबको हम पढ़ रहे हैं अभी। और ये हमारी हायर एजुकेशन की क्लास नंबर 6। जी हाँ, अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अभी तक हमने हायर एजुकेशन में प्राचीन, पहले तो हायर एजुकेशन को समझा था, उच्च शिक्षा क्या होती है थोड़ी सी डेफिनेशन के माध्यम से। फिर हमने प्राचीन शिक्षा परंपरा को प्रारंभ किया, मध्यकालीन शिक्षा परंपरा को देखा, उसमें भी फिर अपने प्राचीन में भी जो बुद्धकालीन और हिंदू लर्निंग सेंटर थे उनको बहुत अच्छे से हमने समझ लिया, प्रश्न वहीं से ज्यादा बनते हैं। कुछ हमने प्राचीन जो विचारक थे, शिक्षक थे, आचार्य हुआ करते थे, उनके नाम और उनकी रचनाओं को अच्छे से समझ लिया था। तो आज की क्लास में हम करने स्टार्ट जा रहे हैं आधुनिक शिक्षा प्रणाली। नोट कर लीजिए आपकी पहली हेडिंग, ठीक है। नोट्स आपके पास मिल जाएंगे ना, 102 दिन में आ जाएंगे आपके पास नोट, टेलीग्राम चैनल पे निश्चिंत रहे। आधुनिक शिक्षा प्रणाली, यहां से स्टार्ट होता है आपका मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ये हम आज से प्रारंभ करेंगे और ये हम पढ़ने वाले कहां से कहां तक। अभी इसको हम दो फेस में पढ़ेंगे। पहला जो फेस होगा आपका, यानी कि ये जो हम पढ़ने वाले हैं अभी, ये हम पढ़ेंगे 1600 से 1947 तक। कब तक पढ़ेंगे? 1600 से 1947 तक। 1600 से क्यों? क्योंकि आधुनिक शिक्षा का उद्भव होता है अंग्रेजों के आगमन के पश्चात, ठीक है। जब प्लासी का युद्ध होता है, जब बक्सर के युद्ध में जब अंग्रेज लोग सत्ता में पहुंच जाते हैं, और सत्ता में पहुंचने के बाद जब उन्हें आवश्यकता लगती है कि यहाँ के प्रशासन को चलाने के लिए, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज को बिल्ड करने के लिए हमको कुछ अंग्रेजी ... की आवश्यकता है, तो उन्हें अंग्रेजी शिक्षा को लेकर आए। उद्देश्य यही था कि हमको क्या ना, प्लासी का, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। इससे पहले बता देता हूं मैं आपको, स्टार्ट करने से पहले, जो व्यक्ति पहली बार आदेश पाठशाला के प्लेटफॉर्म पर स्विच किए हैं, यदि आए हैं, मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, ठीक है, तो राधेश पाठशाला को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या चैनल के बायो में आपको मिल जाएगी। हम लोग पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट जारेप पेपर 1, जिसकी हम आईसीटी जो आपके यूनिट नंबर 8 है, उसको 7 या 8 है, हम उसको कंप्लीट कर चुके हैं। आईसीटी की लगभग 18-19 क्लासें हमने की है, वो कंप्लीट हो चुकी है। आपकी नोट्स भी उसके आपके टेलीग्राम चैनल पर डल चुके हैं, और कम्युनिकेशन आपका चल रहा है, और साथ में हायर एजुकेशन। कम्युनिकेशन की भी मे भी शायद 2 क्लासें हो चुकी हैं, और हायर एजुकेशन हमारी ये 6वीं क्लास है, 6 नंबर की ये क्लास है। इसको भी हम धीरे धीरे जल्दी कंप्लीट करेंगे, फिर हम बाकी की सारी यूनिट को भी कवर करेंगे। हमारा उद्देश्य है लगभग अक्टूबर तक हमारा सारा पाठ्यक्रम कवर हो जाना चाहिए, सिलेबस हो जाना चाहिए मेरी गाइडलाइंस के अनुसार, मेरी टाइमिंग के अकॉर्डिंग, ताकि आपको 1 से 1.5 महीने का, लगभग 1.5-2 महीने का समय पूरा एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए, कम से कम 2 महीने आपको प्रिपरेशन करने के लिए मिल जाए अच्छे से, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं आधुनिक शिक्षा प्रणाली, यानी कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, इसमें भी हम क्या देखेंगे, जो भी हमारी क्रोनोलॉजिकली जो डेवलपमेंट हुए उन सबको समझेंगे। इसमें हम क्या समझेंगे, क्रोनोलॉजिकल जो आपका डेवलपमेंट यानी क्रमागत विकास को हम समझेंगे। कैसे कैसे समय के अनुसार भारतीय शिक्षा का विकास हुआ है, या भारतीय शिक्षा में जो भी परिवर्तन हुए, उन सबको हम क्रम बाय क्रम समझेंगे। देखिए, इससे पहले समझेंगे कि अंग्रेज, देखिए 1600 में अंग्रेजों का आगमन होता है भारत के अंदर, ठीक है। ब्रिटिशों का आगमन होता है, व्यापार के बहाने से आते हैं। सबसे पहले ये पूछ लिए जाते हैं, उद्देश्य क्या था इनका? सबसे पहले था 1600 में जब अंग्रेजों का आगमन भारत में हुआ, तो ये सिर्फ व्यापार करने के लिए आते। दिल्ली के दरबार से व्यापार करने की अनुमति मिली, गुजरात में इन्होंने अपनी एक फैक्ट्री स्थापित की थी, ठीक है, शायद गांधीनगर था, मैं भी एग्जैक्ट नहीं जाऊंगा, लेकिन गुजरात का जगह था, शायद गांधीनगर ही होगा या दूसरा सिटी हो सकता है। वहां इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की, व्यापार किया। व्यापार करते हुए धीरे धीरे ये समझने लगे कि भारत में को गुलाम बनाया जा सकता है, या भारत पर आधिपत्य या एक्यूपाइड भारत को किया जा सकता है।
तो समय की बहुत सारी प्रक्रिया होती है, आपस में लड़ाइयां चल रही थी, उधर मराठा उलझे हुए थे, मुगल उलझे हुए थे, आपस में मराठा और मुगल उलझे हुए थे। औरंगजेब समाप्ति की ओर पे था, से हमारा औरंगजेब का शासनकाल था, अंतिम शासक मुगलों को औरंगजेब ही माना जाता है, बहुत क्रूर शासक था। इतिहास वाले विद्यार्थियों ने पढ़ा होगा, वो अच्छे से समझते हैं उसको। ये जिन्होंने, या जो आप में से कुछ ऐसे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होंगे, उनको इस इतिहास के बारे में अच्छे से जानकारी होगी। ये देखो, ये बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूं ताकि हम अंग्रेजों के द्वारा भारत में जो शिक्षा का विकास हुआ उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैकाले से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। अंग्रेजों के द्वारा भारत में जो शिक्षा स्थापित की जा रही थी, जो पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य कल्चर या वेस्टर्न एजुकेशन, जो आप वेस्टर्न कल्चर कह लीजिए, पाश्चात्य को वेस्टर्न बोलते हैं, वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न एजुकेशन, इन सबको जब इंट्रोड्यूस किया जा रहा था इंडिया में, तब उनकी मंशा क्या थी, तब उनका ऑब्जेक्टिव क्या था अंग्रेजों का, इसे प्रश्न बनते हैं डायरेक्ट क्रोनोलॉजिकली में, या आपसे सही गलत में प्रश्न दे दिए जाते हैं। 4-5-6 पॉइंट होते हैं उसके अंदर, उसमें से आपको सही गलत निकालना होता है, या अन्य तरह के आपसे ऑप्शंस में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे कथन वाले प्रश्न आते हैं, कथन ए और आर वाले, ठीक है। इस तरह के प्रश्नों को सही करने के लिए आपको आना चाहिए। अब देखिए, थोड़ा सा हम इसमें है ना एक कहानी समझते हैं। चलिए पहले एक कहानी समझ लेते हैं। देखो, भारत में अंग्रेजी शिक्षा या आधुनिक शिक्षा प्रणाली कह लीजिए आप इसको, कैसे अंग्रेजी बनती है, कि विरोध होता है, ये सब का सब विकास हम पढ़ेंगे एक से एक करके, धीरे धीरे करके। जब विकास होता है 1600 ईस्वी में अंग्रेजी सत्ता भारत में स्थापित होती है। सत्ता नहीं कह सकते उसको, आगमन होता है व्यापार के उद्देश्य से, ठीक है। फिर एक होता है 1757 में पलासी का युद्ध। ठीक है, क्या होता है 1757 में होता है आपका पलासी का युद्ध। एक होता है इनका बक्सर का युद्ध, जो होता है 1764 में। में इनका जो होता है आपका बक्सर का युद्ध। ये लिख लीजिए ताकि एक थोड़ा बैकग्राउंड पता अच्छा चलेगा कि अंग्रेजी सत्ता कब स्थापित हुई थी। ये थोड़ी ईयर हमको पता चल जाएगा कि भारत में मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम कब से काम कर रहा है, मतलब यानी कि 1764 के बाद से ये सक्रिय हो जाते हैं अंग्रेज लोग, भारत की सत्ता में आ जाते हैं। पूरे भारत पे नहीं कर पाते। जो आपका पश्चिम मिदनापुर वाला जो क्षेत्र है, मिदनापुर, चटगांव, बिहार, बंगाल, ये उड़ीसा वाले, अभी अलग अलग राज्य पे एक ही क्षेत्र हुआ करता था, पूरा कलकत्ता, इन क्षेत्रों में अपनी सत्ता स्थापित करते हैं, ठीक है। और पहले शिक्षा कहां तक सीमित थी हम समझ चुके हैं, मठ मंदिर गुरुद्वारे तक ही सीमित थी। गुरुकुल, गुरुद्वारे, जो भी आपके गुरुद्वारे नहीं कह सकता मैं क्योंकि वो धार्मिक स्थल था। मठ मंदिर गुरुकुल, इस तरह की शिक्षा पद्धति चल रही थी। लेकिन जब अंग्रेजी जब सत्ता में स्थापित होते हैं तो उनको यह आवश्यकता महसूस होती है कि अब हमारे सिस्टम को, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो हम बना रहे हैं, हम जो शासन यानी रूल हम कर रहे हैं, इस रूल को और आगे बढ़ाने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, चलाने के लिए हमको अंग्रेजी नौकर की आवश्यकता है। कहने में बुराई थोड़ी है यार, अंग्रेजी नौकर की आवश्यकता है। क्यों, कैसे संवाद करेंगे हम, कैसे? अब इनकी भाषा अंग्रेजी थी, इनकी स्थानीय भाषा हुआ करती थी, तो वो लोग अंग्रेजी शिक्षा को लेकर आए। यानी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो यूरोप में उस समय चल रहा था, उस मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को वो भारत में लेकर आते हैं और उसका फिर विकास धीरे धीरे करते हैं। अब उस विकास को हम 1947 तक पूरा का पूरा समझेंगे। 1600 से यानी कि यहां से लेके आपका, ठीक है, 1713 का एक चार्टर्ड एक्ट आता है, वहां से लेके हम 1813 में एक चार्टर्ड एक्ट आता है, वहां से लेके हम पूरा का पूरा इसको समझेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले क्या धार्मिक शिक्षा ही महत्वपूर्ण होती थी। अब अंग्रेजों का उद्देश्य समझ में आ गया आपको क्या था, ठीक है। उनको प्रशासनिक और धार्मिक नियंत्रण बनाना था। एक तो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी पे करना था, दूसरा उनको अपने ईसाई धर्म का भी प्रचार करना था। दो उद्देश्य क्या थे?
ऑब्जेक्टिव क्या थे इनके? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को बढ़ाना, एक था आपका धार्मिक, यानी कि रिलीजन, कौन सा? ईसाई, ठीक है, ईसाई धर्म का प्रचार करना। सिविल सेवक तैयार करना, इसी में आ जाएगी आपकी, ताकि जो अंग्रेजों के शासन प्रशासन को संभाल सके। और क्या? अंग्रेजी का प्रसार। अभी हम पढ़ेंगे ये सब चीजें धीरे धीरे। उनकी मातृभाषा अंग्रेजी थी ना, इसलिए वो अंग्रेजी को प्रमोट करेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा है, अब पुनः मैं एक बात चीज आपको पुनः दोहरा देता हूं। मैंने आपसे पहले कहा थी एक वाली बात, किसी भी देश को, मैकाले की ये सोच थी, मैकाले की ये सोच थी और सभी अंग्रेजों की ये सोच थी, किसी भी देश को, ये चालाक बड़े हुआ करते थे यार अंग्रेज, ये बहुत चालाक हुआ करते, इनके अंदर रहम तो होता नहीं था, इसलिए ये लोग इतनी दुनिया पे राज कर पाए। अफ्रीका में इनकी कॉलोनियां बना ली, अमेरिका पे इन्होंने राज किया कई सालों तक, कई दशकों तक। तो किसी भी राष्ट्र को या किसी भी देश को या किसी भी भूगोल के क्षेत्र के निवासियों को उनकी संस्कृति यानी कल्चर, उनकी परंपरा, उनकी शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण। उनकी शिक्षा से यदि आप तोड़ दोगे तो उसे उनको आप अपनी सभ्यता में, अपने कल्चर में, अपने अनुसार जैसा चाहे वैसा बना सकते और उसको अपने अधीन यानी गुलाम बनाकर उसको रख सकते। ये अंग्रेजों की मंशा थी, इसीलिए उन्होंने ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को बिल्ड किया था। इसमें एक एक करके चीजें मैं यहाँ की पॉइंट दूंगा, बाकी चीजें डिटेल से आपको नोट्स में मिल जाएंगी। समझाते हुए हम थोड़ा थोड़ा चलेंगे। आपको बनाना है सिर्फ शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में, आपको ये सारी की सारी चीजें अच्छे से बना लेना है। 2 मिनट का मुझे ब्रेक दीजिए। चलिए, अब एक एक करके एक एक फैक्ट को हम लिखते हुए चलेंगे, आप नोट करते हुए चलना, ठीक है। कहां गया हमारा सफाई उपकरण? ये रहा। चले बढ़े आगे। ओ माय गॉड, पहला पॉइंट आप नोट कीजिए। 1781 में शिक्षा में कार्य करते हैं। किस वर्ष में? 1781 में क्या करते हैं? 1781 में ये लोग मुस्लिम एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए एक आलिया मदरसा की स्थापना करते हैं। लिख लीजिए, ये फैक्ट है आपका। आलिया मदरसा बनाया जाता है। प्रश्न ऐसे ही आएंगे। अब देखो प्रश्न कैसे आएंगे मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। आलिया मदरसा को हम कलकत्ता मदरसा भी कहा जाता है, याद रखिए। दोनों नाम पूछ लिए जाए तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, आलिया मदरसा या कलकत्ता मदरसा। ठीक है, आलिया मदरसा या कलकत्ता। अब इसको, इन सब चीजों को याद कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहले इसमें चीज होती किसने बनाया था, तो ये साहब थे वॉरेन हेस्टिंग। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग ने ये कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। कलकत्ता के नाम से तो कलकत्ता में ही था। इसका देख लो, ये पहली यूनिवर्सिटी मानी जाती है, पहला ऐसा कॉलेज माना जाता है या पहला ऐसा शिक्षण संस्थान माना जाता है भारत में मॉडर्न एजुकेशन में, जो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया था। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था इसका मुस्लिमों की शिक्षा को प्रमोट करना, यानी इस्लामिक शिक्षा इसका उद्देश्य था।
इस्लामिक कानून हो, फिका हो, अरबी फारसी भाषा हो, पे आधार पर शिक्षा देना, ठीक है, ये सब इसका उद्देश्य हुआ करता था। यानी मुस्लिम एजुकेशन के लिए आप एक भाषा में लिख लीजिए, इसका उद्देश्य जो था वो मुस्लिम एजुकेशन, यानी मुस्लिम एजुकेशन लिख लीजिए आप इसमें। पहला इंस्टीट्यूट ऐसा माना जाता है ये 1781 में। किसने बनवाया था? वॉरेन हेस्टिंग ने, ये गवर्नर जनरल था उस समय का वॉरेन हेस्टिंग, इसने इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। आपको ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाना है और नोट्स में मैंने इनको थोड़ी थोड़ी डिटेल्स में दे दी है, ठीक है, समझते चलेंगे। प्रश्न कैसे पूछेंगे देखिए, थोड़ा एक दो और लिखता हूं, फिर मैं प्रश्न पूछने का टाइप आपको बता दूंगा। फिर एक आप नोट करेंगे 1791 का एक घटना होती है, एक इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाता है 1791 में। किसके द्वारा? इंस्टीट्यूट का नाम था बनारस संस्कृत कॉलेज। बनारस संस्कृत कॉलेज कौन सा इंस्टीट्यूट प्रिय विद्यार्थियों? बनारस संस्कृत कॉलेज। इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी आपकी जोनाथन डंकन ने। किसने की थी? जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन ने, ये लिख लीजिए आप पहला पे। उद्देश्य क्या था? अब ये लिखा है संस्कृत, तो हिंदू शिक्षा का ये केंद्र हुआ करता था, ठीक है, हिंदू शिक्षा या हिंदू दर्शन लिख लीजिए, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ये कॉलेज कई बार पूछा गया है, ठीक है, हिंदू दर्शन की शिक्षा। पहले जो दोनों स्थापित किए गए हैं, दोनों को बैलेंस करने के लिए, पहला मुस्लिमों के लिए खोल दिया आपका कब? 1781 में। फिर 10 साल बाद इन्होंने बनारस संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन के नेतृत्व में खोला गया। एक भी हिंदू शिक्षा में इसकी काफी रुचि थी, इसलिए उन्होंने बनारस में जोनाथन डंकन नाम जो व्यक्ति था उसने इस कॉलेज की स्थापना की, जिसे बाद में काशी, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य मैंने बताई दिया आपको, हिंदू शास्त्र होता था, धर्मशास्त्र पढ़ाना, दर्शन यानी फिलोसफी की शिक्षा देना, ठीक है। ब्रिटिश शासन जो होता था वो स्थानीय तौर पर धार्मिक और न्यायिक मामलों में सहायता मिल सके, ये इनका उद्देश्य था। क्या ना, धीरे धीरे समझ रहे थे चीजों को, अंग्रेज बड़े चालाक थे, एकदम से तो निपुण थे नहीं। अब उन्हें इंडिया का कल्चर समझना है। इंडिया में मान लीजिए आप किसी भी देश में जाएंगे, मान के चलिए आज अफ्रीका में आप लोग गए, अब अफ्रीका में जाने के बाद आप चाहते कि आप अफ्रीका पे रूल करें, किसी भी एक छोटे से देश पे चले जाइए, मान लीजिए युगांडा, रवांडा, किसी भी देश में आप चले गए, अब आपको वह शासन करना, स्थापित करना है, तो आपको सबसे पहले वहां का कल्चर सीखना पड़ेगा, वहां की संस्कृति, वहां की परंपराओं से आपको परिचय करना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा उन सबका, तभी तो आप उन सबको मैनेज कर पाएंगे, अन्यथा विद्रोह की भावना होगी, फिर उनको आप कैसे तोड़ पाएंगे। फूट डालो राज करो की नीति यही तो थी, वो अलग कॉन्सेप्ट था। जब दो धार्मिक आधार पर लोगों को लड़ाया जाए तो वो कहलाती है फूट डालो राज करो की नीति, इन दोनों को लड़ाओ आपस में, अपन राज करो। योगदान रहता है इस चीज का भी थोड़ा सा। तो ये था आपका संस्कृत कॉलेज, ठीक है। कहां पे था? बनारस यानी कि यूपी में, उसके नाम में ही मैंने अलग से नहीं लिखा इसलिए ना। अब फिर एक इंस्टीट्यूट और बनता है 1800 में। कब बनता है? सन 1800 में। फोर्ट विलियम, काफी फेमस, आपने नाम सुना होगा, फोर्ट विलियम कॉलेज, लिख लीजिए इसको, फोर्ट विलियम कॉलेज। कहां पर था? ये भी कलकत्ता में आपको बनाया गया था। किसने बनाया था? ये लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली। इसके द्वारा इस विश्वविद्यालय की, इस कॉलेज की, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी, ठीक है। कहां पर था ये? कलकत्ता में। लिखा नहीं मैंने ना, यहां लिख देते हैं। वेस्ट बंगाल का जो आपको कलकत्ता, उसी की बात यहां पर की जा रही है। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली, बस इतना याद रख लीजिए। इससे रिलेटेड एक मैं पॉइंट आपको दे देता हूं। इसका उद्देश्य क्या था? इंडियन कल्चर को, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को समझना। जो भी मैंने लास्ट जो लाइन बताई ना आपका, कि पहले इंडियन कल्चर, तो सीधी इसमें हिंदू लर्निंग सिस्टम को प्रमोट किया गया था, मतलब प्रमोट नहीं कह सकते, उस माध्यम में यहाँ पे शिक्षा देना इसमें इन्होंने रखा था। साथ ही ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज था, ये सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग के लिए भी उद्देश्य बनाया गया था।
पहले इंग्लैंड में भी होती थी ट्रेनिंग, सीधे क्या होती थी, इंग्लैंड होती थी। एक पीसीएस सिविल सर्विस, जो हमारे अभी आईएएस ऑफिसर वगैरह बनते हैं, उस समय सर्विस हुआ करती थी, ठीक है, सिविल सर्विसेज की उनकी, उन सब की ट्रेनिंग हुआ करती थी पहले इंग्लैंड में। उसमें बड़ी दिक्कत आती थी, यहाँ से जाएंगे या फिर वहां से वो इंग्लैंड में ट्रेनिंग, यहाँ के लोग जाएंगे, एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद ट्रेनिंग कहाँ होती थी, इंग्लैंड में हुआ करती थी उसकी ट्रेनिंग। फिर तो इसलिए सेंटर के रूप में इसका उपयोग किया गया था, सिविल सर्विस ट्रेनिंग सेंटर के रूप में। सिविल सर्विस ट्रेनिंग सेंटर के रूप में भी इसका उपयोग किया गया था। क्लियर, इतना याद रख लीजिए। किसने बनवाया था आपका, लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 में। फिर एक कॉलेज और लिखिए, फिर एक इंपॉर्टेंट एक्ट आता है, इसको ये लिख लिए, फिर मैं एक लिखा देता हूं आपको, इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे ना। पहले ये नोट कीजिए आप जल्दी से, 5 सेकंड का समय आपके पास। चलिए लिख लिया आपने। अब हम पढ़ने वाले, अब देखो अब क्या हुआ, अब अंग्रेज लोग चीजों को समझने लगे थे कि कैसे कार्य करना है, अब वो परंपरा समझने लगे, 3 इंस्टीट्यूट उन्होंने बना दिए। अब धीरे धीरे इधर, अभी मैं उधर नहीं जा रहा हूँ बहुत ज्यादा अंग्रेजों के इतिहास में, क्योंकि हमारे लिए काम की चीजें नहीं है। अंग्रेजों की शक्ति बढ़ने लगी थी, अंग्रेजों का क्षेत्र बढ़ने लगा था, पलासी बक्सर के बाद बहुत सारा भूगोल उनके आधिपत्य में आने लगा था, कलकत्ता तो आई, पश्चिम बंगाल कलकत्ता तो आ ही चुका था। धीरे धीरे अब अंग्रेजों का भी एक्सपेंड होने लगा था और अंग्रेजों की ताकत बढ़ने लगी थी, क्षेत्र बढ़ने लगा था। जब उनकी ताकत और क्षेत्र बढ़ेगी तो फिर अब वो करेंगे, बड़े लेवल पे कार्य करेंगे। फिर एक एक्ट आता, देखो एक्ट बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे एक्ट आते हैं, उनके अधिनियम पारित किए जाते हैं, उसके माध्यम से वो कानून बनाया करते थे। पर हम क्या पढ़ेंगे, जो हमारी हायर एजुकेशन है, शिक्षा के उद्देश्य महत्वपूर्ण, तो एक एक्ट आया था इनका 1813 का चार्टर्ड एक्ट, लिख लीजिए 1813 का चार्टर्ड एक्ट या चार्टर्ड अधिनियम जिसको कहा जाता है, ठीक है, इंग्लिश में भी लिख लीजिए चार्टर एक्ट, ठीक है, चार्टर्ड एक्ट 1813 क्या था, इसको समझेंगे, क्या इसमें प्रावधान किए गए थे, ये अच्छे से हम समझ लेंगे, ठीक है। अब ये इनको समझ में आने लगा कि शिक्षा पे काम करना बहुत जरूरी है, कि बिना शिक्षा की चीजें आगे बढ़ेंगी नहीं, सबको अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ाना ही पड़ेगा। अब अंग्रेजी शिक्षा में हर व्यक्ति को अंग्रेज बनाने की अब कवायद शुरू ये लोग कर चुके थे। इसके लिए इन्होंने क्या किया था, इस अधिनियम के माध्यम से शिक्षा पर प्रतिवर्ष ठीक है, यानी एजुकेशन पर प्रतिवर्ष पर ईयर 1 लाख रुपए खर्च करना होगा, परंतु हुआ क्या, व्यवहारिक रूप में ये 1 लाख कभी खर्च ही नहीं हुए। क्यों, एक विवाद स्टार्ट हो गया था इसके साथ ही, कि ये जो 1 लाख रुपए होंगे ये कहां खर्च होंगे, हिंदू शिक्षा पे खर्च किए जाएंगे, लिख लीजिए पॉइंट। बड़ा विवाद चला, बाद में फिर उन्होंने काम किए हैं, आपके नोट्स में दिए, मैं समझा देता हूं इसको। क्या देखो, अब ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो चुकी थी, जो व्यापार करने आई थी, अब सरकार का इसमें हस्तांतरण हो गया था सीधा सीधा, यानी अब ब्रिटिश गवर्नमेंट सीधे सीधे इसमें इन्वॉल्व हो गई, और एक अधिनियम आता 1813 का चार्टर्ड एक्ट। ये सारे अधिनियम क्या पारित होते थे, सब के सब इंग्लैंड में पारित हुआ करते थे, इंग्लैंड की संसद में सब के सब अधिनियम पारित हुआ करते थे। अब उन्होंने देखा कि अब हमारी जिम्मेदारी है भारत को चलाने की, तो फिर एक अधिनियम के माध्यम से एक प्रावधान लेकर आते कि शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च, और उस समय का 1 लाख आज के 1 लाख से कहीं गुना ज्यादा था, ये समझ लेना। आज के 1 लाख की जो वैल्यू है, उस समय के 1 लाख की शिक्षा बहुत ज्यादा थी, आप 1 करोड़ कह सकते हो और ज्यादा ही होगी, बल्कि 1900 हम कब की बात कर रहे हैं, 1813 की बात कर रहे हैं, उस समय 1 लाख रुपए मतलब बहुत। क्लियर, इसी के साथ एक विवाद होता है, ओरिएंटल क्या बोलते हैं उसको, पाश्चात्यवाद और आंग्लवाद का एक विवाद है, यानी कि ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिस्टिस्ट विवाद एक स्टार्ट होता है। पाश्चात्यवाद यानी वो व्यक्ति जो प्राचीन परंपरा भारतीय शिक्षाओं पे ज्यादा महत्व दिया करते थे, आंग्लवादी वह जो वेस्टर्न एजुकेशन को ज्यादा महत्व दिया करते थे।
इस वजह से ये 1 लाख व्यवहारिक रूप में खर्च नहीं हो पाए बहुत लंबे समय तक। फिर ये अमाउंट बढ़ जाता है, 10 लाख तक भी अमाउंट पहुंचता है। तो 1 लाख उन्होंने शुरुआती प्रावधान था, कई सालों तक ये खर्च हो ही नहीं पाते पैसे। बस इतना याद रखना कि शिक्षा पर पहली बार 1 लाख रुपए खर्च करने का व्यय किस अधिनियम के माध्यम से रखा गया था, तो वो था श्रीमान आपके चार्टर्ड एक्ट अधिनियम के द्वारा लाया गया था। ठीक है, इतना इसमें याद रखना। कुछ 2-3 चीजें और मैंने इन्फॉर्मेशन आपके नोट्स में दे दी है, वहां से पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट लाइन मैंने आपको यहां से बता दी है। क्लियर, इसको शॉर्ट फॉर्म में यहां से नोट कर लीजिए। अब एक चीज और लिख लीजिए, अब आता है समय 1817 का। 1817 ये क्या समय था? 1817 में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना होती है। एक हिंदू कॉलेज की स्थापना होती है 1817 में। ठीक है, कहां बनता है ये हिंदू कॉलेज? तो ये भी बनता है आपका कलकत्ता में। कहां बनता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? कलकत्ता में ही बनता है। इसमें क्या याद रखना, इसके संस्थापक कौन थे, यानी कि इसकी जो स्थापना करी थी वो किसने करी थी? तो इसके संस्थापक 2 माने जाते हैं। एक थे राजा राममोहन राय, राजा राम मोहन राय, एंड एक डेविड हेरे माने जाते हैं। ठीक है, ये 2 इसके संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा को तो प्रोत्साहन करना ही था, साथ ही आधुनिक शिक्षा को भी प्रमोट करना था, मॉडर्न एजुकेशन लेकर आना था। मॉडर्न, राजा राममोहन राय बहुत बड़े समाज सुधारक थे। ठीक है, राजा की इनको उपाधि दी गई थी। मॉडर्न एजुकेशन जिसमें आपका इंग्लिश लिटरेचर, साइंस जैसे सब्जेक्टों को पढ़ाना का इनका उद्देश्य था। और इसकी स्थापना राजा राममोहन राय ने और डेविड हेरे दोनों मिलकर कहां की थी? कलकत्ता में की थी। कब स्थापना हुई थी? 1800। प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे अब मैं बता। हमने 4-5 यूनिवर्सिटी लिख ली, हमने आलिया मदरसा लिखा, हमने काशी बनारस संस्कृत कॉलेज हमने लिखा, अभी हमने ये एक और कॉलेज लिख लिया आपका 1817 का हिंदू कॉलेज। अब प्रश्न कभी कभी के 5-6 यूनिवर्सिटी दे देंगे, उनको कहेंगे इसको क्रोनोलॉजी में जमाइए, ईयर वाइज। इसकी ईयर याद करना है, नाम याद करना है, और इसके संस्थापक याद करना है, इसकी लोकेशन याद करना। 4 चीज तो मोस्टली करना ही करना है आपको। बहुत प्रश्न, एक प्रश्न पक्का है आपका, मान के चलिए मॉडर्न इंस्टीट्यूट से एक प्रश्न तो आना ही आना ही, 100% लिख के ले लीजिए। इस पॉइंट को मैं दूंगा 5 स्टार पूरे। एक मेरी तरफ से एडवांस 6 स्टार लगा लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक अच्छे से याद कर लेना, इसीलिए आपके शॉर्ट नोट्स बन रहा है, मान के चलिए। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब इसी हिंदू कॉलेज का नाम आगे चलकर प्रेसिडेंसी कॉलेज रखा गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी प्रेसिडेंसी कॉलेज हिंदू कॉलेज की जगह यदि प्रेसिडेंसी कॉलेज भी आ जाए ना तो घबराना मत, यही एक ही कॉलेज है। ठीक है, प्रेसिडेंसी कॉलेज। ठीक है, यही आपका आगे चलकर प्रेसिडेंसी कॉलेज बना है, लिख लीजिए इतना। फिर मैं एक आपको अगला नोट करा देता हूं, एक और। एक है आपका 1817 के बाद का समय आता है 1818, सिर्फ 1 साल बाद एक कॉलेज बनता है आपका सेरामपुर कॉलेज। कौन सा कॉलेज है प्रिय विद्यार्थियों? सेरामपुर कॉलेज। नोट कर लीजिए आप इसको। सेरामपुर कॉलेज। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? विलियम कैरी। ये नोट कर लीजिए आप इसका नाम। विलियम कैरी। ठीक है, इतनी जानकारी इसमें इंपॉर्टेंट है। विलियम कैरी था। ठीक है, ये कहां पर स्थापित हुआ था? ये बंगाल में होता, लिख लीजिए आप बंगाल में इसकी स्थापना की गई थी। ये भी आधुनिक शिक्षा और साथ में इसमें क्या था, ईसाई जो भी मिशनरी एजुकेशन थी, ईसाई मिशनरी एजुकेशन, विज्ञान, कला, धर्मशास्त्र जैसे इसमें स्थापित किए गए थे। बस आप इसमें याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखिए 1823 में एक रिपोर्ट आती है। ठीक है, क्या आती है? रिपोर्ट आती है जिसे माउंट स्टुअर्ट रिपोर्ट भी कहा जाता है। 1823 में, सन 1823 में
माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन रिपोर्ट, ठीक है, लिख लीजिए आप इसमें। फिंस्टन एक रिपोर्ट आती है। इसमें क्या ये किस लिए लाई गई थी, बस इसके यार इसमें अच्छे याद रख लेना, ये जो आपके माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन थे ना, उन्हीं के द्वारा ये लाई गई थी, ठीक है। इसमें ये प्रावधान की इस समिति का उद्देश्य था कि शिक्षा के लिए जो 1 लाख रुपए हमारा वार्षिक फंड दिया जा रहा है उसका उपयोग पर निर्णय लेना था, ठीक है। और जो हमारा विवाद चल रहा था, पाश्चात्यवादी और आंग्लवादी को जो विवाद चल रहा था, उस विवाद को सुलझाने का भी ये था। तो इसमें मेनली आप ये नाम याद रख लेना, माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन इसके अध्यक्ष थे, वही इसको लेकर आए थे, ठीक है। फिर समय आता 1823 में, एक पहले क्या होता है, एक ये कमेटी पर एक बैठक होती है, फिर एक मिनट्स आता है पूरा का पूरा, ठीक है। 1823 में इसमें ये मिनट्स के नाम से आ जाए तो भी कंफ्यूज मत होता, 1823 में ये आता है। इसमें क्या हुआ, शिक्षा पर अपने विचार सभी प्रस्तुत किए गए थे, ठीक है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे ये, माउंट स्टुअर्ट जो थे ना, माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे। ये शिक्षा पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। शिक्षा का जो प्रसार है भारतीय मातृभाषाओं के माध्यम से होना चाहिए। इनका मानना था कि केवल शिक्षा का जो उद्देश्य है वो अंग्रेजी सरकार के लिए क्लर्क तैयार नहीं करना, बल्कि उनका लक्ष्य था नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक सुधार भी होना ही चाहिए। इस उद्देश्य से इन्होंने एक कमेटी की बैठक की थी, डिटेल्स मैंने नोट्स में दिया, पढ़ लेना। फिर एक आती है 1824 का समय, ये इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है ये, ठीक है। बॉम्बे नेटिव एजुकेशन सोसाइटी, ठीक है। बॉम्बे नेटिव एजुकेशन सोसाइटी कब बनती है, 1824 में बनती है। ये भी किसके द्वारा लाई गई थी, ये भी माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन के द्वारा ही बनाई गई थी, ठीक है। माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन के द्वारा बनाई गई थी। इसका उद्देश्य क्या था, भारतीयों को आधुनिक शिक्षा उपलब्ध करानी, मॉडर्न एजुकेशन ही लेकर आना, ये शुरुआती चरण है जो, और साथ में हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में दी जाए, ठीक है। फिर 1834 में ये कॉलेज की भी स्थापना करते हैं बंबई के अंदर। ये पूछा गया था इस बार क्वेश्चन पूछा गया था, माउंट एल्फिंस्टन कॉलेज का प्रश्न पूछा गया इस बार, और कई बार पूछा जाता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से याद रखना है इनको। एल्फिंस्टन कॉलेज कहां पर है, बॉम्बे में। स्थापना किसने करी थी, ये लिख लेना, माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, उन्हीं के नाम पर इसकी स्थापना करी गई थी, ठीक है। बस इतना याद रख लेना, एल्फिंस्टन कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, 1834 में हुई थी, बॉम्बे में की गई थी। अब ये इस तरह से प्रश्न क्रोनोलॉजिकली आपसे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, इसका आंसर आपको देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो आपके नंबर चले जाएंगे। 100% संभावना, 100% गारंटी है, यहाँ से एक प्रश्न आएगा ही आएगा, संभावना है आपके पास, निश्चिंत रहे आप यहाँ से। नोट कीजिए। फिर अब क्या करते हैं अपन, यूनिवर्सिटी सीधे सीधे लिखते चलते, जल्दी से इसको खत्म करेंगे। क्लियर, चलिए। नेक्स्ट नोट करें आप, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज होती है, 1835 में लॉर्ड मैकाले की एक रिपोर्ट आती है, जिसे बोलते हैं अपन मैकाले मिनट्स ऑन एजुकेशन। 1800 ये इंपॉर्टेंट है, हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, संभावना रहती है, ठीक है। 1835 मैकाले की रिपोर्ट, लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट। अब मैकाले के विषय में क्या उसका उद्देश्य था बता चुके, इस रिपोर्ट में क्या था हम वो सीधे सीधे चर्चा करके समझते हुए चलेंगे, ठीक है। या इसको मैकाले मिनट्स ऑफ एजुकेशन भी इसे कहा जाता है, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए। अब इसको समझ लेते क्या क्या इसके अंदर मुख्य प्रावधान थे, हमसे पुनी पर चर्चा करेंगे, ठीक है। इस समय के सबसे पहले तो गवर्नर जनरल कौन थे वो देख लीजिए आप, प्रश्न जैसे बनेंगे हम उसी तरह से बात करेंगे। इसके गवर्नर जनरल कौन थे, इंग्लिश में गवर्नर जनरल लिख लेंगे, लिख दूं, चलिए लिख के देता हूं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग,
कौन थे, अच्छे से याद रखना, 1835 में जब मेकाले रिपोर्ट आई थी उस समय के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है, नोट कर लिया इसने। अब देखो लॉर्ड मेकाले जो थे ना, इनको लाया गया था कानून व्यवस्था में सुधार करने के लिए, भारत के लिए कानून बनाने के लिए। जो आपकी पहले आईपीसी चलती थी ना, वो इन्हीं भाई साहब के द्वारा बनाई गई थी पहले, इंडियन पेनल कोड, जो अभी हमने भारत जो 3 नए कानून लेकर आए उसके द्वारा हमने लास्ट ईयर हमने उनको निरस्त किया। तो अब जाके हमने वो कानून बदले थे, यानी इस समय से वो ये भाई साहब की कानून चल रहे थे जब से हमारे देश में। ऐसा नहीं है कानून सरकार ने बनाए तो बुरे ही होंगे, अंग्रेज सरकार ने, अंग्रेज सरकार का आधुनिक विकास में बहुत योगदान भी है, उन्होंने इसका हास किया, नुकसान पहुंचा, तो कुछ कुछ चीजें हमको नई चीजें भी मिली हैं जो वैश्विक दुनिया के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। अब देखो उद्देश्य क्या था, सबसे पहला इसका उद्देश्य था अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज का प्रचार करना, शिक्षा का माध्यम इन्होंने सबसे पहले कहा प्रमाणिक रूप से कि जो शिक्षा का जो माध्यम होगा वो अंग्रेजी होगा। याद रखना ये पूछा गया है, लॉर्ड मेकाले रिपोर्ट में कह दिया कि शिक्षा का, भारत में शिक्षा जो दी जाएगी उसका जो माध्यम होगा वो अंग्रेजी होगा। लिख लीजिए, आप मैं बता देता हूं, शिक्षा का जो माध्यम होगा वह अंग्रेजी भाषा में होगा। भारतीय भाषाओं में आधुनिक ज्ञान उपलब्ध नहीं हो सकता, ना है, क्योंकि भारतीय भाषाओं में जो ज्ञान है वो आधुनिक ज्ञान नहीं है। हमको चाहिए मॉडर्न एजुकेशन, हमको देना है, हमको साइंस सिखाना है बच्चों को, हमको टेक्निकल एजुकेशन देना है। तो आपको मॉडर्न एजुकेशन के लिए, और वो सब जो हमारे पास जो साहित्य जो ज्ञान है वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी भाषा में, इसलिए भारत को अंग्रेजी भाषा में ही सभी के सभी पाठ्यक्रम की तैयारी कराई जाएगी। कुल मिला के वेस्टर्न जो नॉलेज है उसका प्रचार प्रसार इसमें करना था, और साथ ही ऐसे क्लर्क तैयार करना था जो अंग्रेजी शासन प्रशासन में सहयोग करें, उनको संभाले, चाहे वो न्यायिक प्रक्रिया हो या एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो, चाहे वो लोकल गवर्नेंस हो, सभी स्तरों पर ऐसे क्लर्क तैयार करना जो अंग्रेजों से सीधे कम्युनिकेट करके जितना भी अपना उसको एग्जीक्यूट कर सके। समझ में आ गया इतना। और इसकी एक मंशा थी, एक वर्ड इसने यूज किया था, ये पूछा जा सकता, कभी लिख लीजिए। यानी उसने कहा था कि मुझे ऐसे भारतीयों की फौज तैयार करना या ऐसे भारतीय तैयार करना जो चमड़ी से तो इंडियन हो परंतु उनके खून में अंग्रेजियत घुस जाए। समझ में आ रही है आपको? अर्थात रंग और रूप से तो वो इंडियन हो लेकिन सोच से, विचार से, भावनाओं से वो पूरी तरह से अंग्रेज बन जाए। इतना बड़ा आदमी था ये, इतना बड़ा वाला था, कुल मिला के कह लीजिए इसको। समझ में आ रहा है आपको? धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, पहले यदि पढ़ी है तो और अच्छे से समझ में आएंगी ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। आज फिर गर्मी लगने लगी यार, तो पसीने में नहा लेता हूँ रोज डेली। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, जब 1835 का जब ये चार्टर्ड एक्ट आया तो एक जो पाश्चात्यवादी और आंग्लवादियों का जो विवाद चल रहा था इसने उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया, ठीक है। और उसमें यही विवाद चल रहा था ना कि भाषा किस माध्यम में दी जाएगी, अंग्रेजी में देंगे या हिंदी साहित्य में देंगे आप। तो इसने कहा कि नहीं, अंग्रेजी मतलब अंग्रेजी, पूरी की पूरी आपकी जो शिक्षा है वो अंग्रेजी मीडियम में ही दी जाएगी। ये 1835 की मेकाले की रिपोर्ट में कहा। इस विवाद से आपका पूछ लिया जाए तो पाश्चात्यवादी एंड आंग्लवादी विवाद समाप्त हुआ, इससे पूर्णतः समाप्त हो गया था। आंग्लवादी विवाद पूर्णतः समाप्त, ठीक है। लिख लीजिए इतना। ओरिएंटलिस्ट एवं जो अपना एंग्लिसिस्ट जो विवाद था वो सारे के सारे इससे, जो भी डिबेट्स हो रही थी वो सभी इससे समाप्त हो गया। इसने कहा कि जो भी पैसा खर्च होगा, जो भी होगा, साहित्य कौन से तरजीह दिया जाएगी तो वेस्टर्न साहित्य को तरजीह दी जाएगी, हिंदी साहित्य को हम तरजीह नहीं देंगे, हम मान्यता नहीं देंगे। पैसा कहाँ खर्च होगा तो वेस्टर्न कल्चर पे पैसा खर्च होगा, जो भी शिक्षा पे पैसे खर्च होंगे वो सभी का सभी खर्च आपका वेस्टर्न शिक्षा पर ही दिया जाएगा, नॉट इंडियन एजुकेशन, ठीक है।
और क्या थे, अधिनियम पारित हुआ, ये सिफारिश उसने की। इस अधिनियम के कारण ही भारतीय शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी को प्रधानता मिली, ठीक है। और इसका एक परिणाम हो, जो हमारी पारंपरिक शिक्षा की जो भाषाएं थी वो अपना महत्व होने लगी। यही तो चाहते थे वो लोग, इनका मूल जड़ ही काट दो। इसने एक सुझाव दिया था कि शिक्षा पर प्रतिवर्ष, एजुकेशन पर 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च होना चाहिए पर ईयर खर्च करना आपको, शिक्षा पर 10 लाख रुपए व्यय करने का इसने सुझाव दिया, ठीक है। अब जो उसमें विवाद जो चल रहा था, ओरिएंटलिस्ट और इंग्लिशिस्ट विवाद में जो वर्ड चल रहा था, वहां साहित्य को लेके एक बात चल रही थी। तो इसने कह दिया कि भाई साहब साहित्य तो अंग्रेजी होगा, बस साहित्य किताबें आपकी जो होंगी वो सबकी सब अंग्रेजी में आएंगी, नोट हिंदी में आएंगे, ठीक है। एक वर्ड और चल रहा था उस समय, शिक्षित मूल निवासी। तो शिक्षित मूल निवासी कौन से व्यक्ति माने जाएंगे, तो वही व्यक्ति शिक्षित मूल निवासी माना जाएगा जो इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश साहित्य को पढ़ा होगा या इंग्लिश साहित्य का विद्वान होगा, वही शिक्षित मूल निवासी व्यक्ति माना जाएगा, ठीक है। इसका एक उद्देश्य भी था, डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी आपने सुना हो शायद, डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी। क्या थी ये थ्योरी, ये इकोनॉमी में वाले जो बच्चे होंगे ना, इकोनॉमी वाले जो पढ़ रहे होंगे, उन्हें अच्छे से पता होगी। यानी शिक्षा क्या करना है आपको, ऊपरी तबके, अपर क्लास को शिक्षा एजुकेट कर दो आप। जो आपका पैसे वाले होंगे, जो अभिजात्य वर्ग से आएंगे, जो जमींदार हुआ करेंगे, जो बड़े बड़े राजाओं के बच्चे होंगे, उनको दे दो। फिर वहां से शिक्षा क्या करेगी, बूंद बूंद करके, बूंद बूंद करके, बूंद बूंद करके नीचे वाले व्यक्ति तक पहुंच जाएगी। हालांकि ये सक्सेस नहीं होती, बाद में इस थ्योरी को हटा दिया जाता है, फिर शिक्षा सबके लिए आगे जाके बढ़ा। बहुत सारे आंदोलन भी चल रहे हैं, मांग की जा ही रही थी, ठीक है। बैकग्राउंड में आंदोलन भी चल रहे हैं, क्रांतियां हो रही हैं हमारे सभी महापुरुषों के द्वारा, हमारे क्रांतिकारियों के द्वारा। नरम दल गरम दल अपने अपने तरह से काम कार्य भी कर रहे हैं, सरकार पे दबाव भी बना रहे हैं, तो सरकार अमेंडमेंट भी लेकर आती है फिर बीच बीच में। ये थी डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी, यानी कि शिक्षा क्या करना आपको, अपर क्लास के व्यक्ति को, तो वहां से वो शिक्षा फिर नीचे वाले व्यक्ति तक पहुंच जाएगी। पर ये सफल नहीं हुई और इसको वापस ले लिया गया, ठीक है। अंग्रेजी को अदालत की भाषा बनाना, इंग्लिश को अदालत की भाषा बनाना, कोर्ट लैंग्वेज, फारसी को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अदालत की भाषा बनाया गया और फारसी को समाप्त कर दिया गया। जो आपकी फारसी लैंग्वेज है उसको समाप्त कर दिया गया था, इतना याद रख लेना इसमें, ठीक है। उद्देश्य क्या था, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा देना और वैज्ञानिक एजुकेशन देना, ठीक है ना। और इस समय जो शिक्षा थी ना, वो केवल प्राइमरी एंड आपके हायर एजुकेशन लेवल पर, या इसको कहते हैं आप सेकेंडरी लेवल पर ही दी जाती थी। उद्देश्य यही रखा गया था कि केवल अभी आप स्टार्टिंग है हमारा, अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, तो आपसे प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर ही आप इस शिक्षा पद्धति को आपको लागू करना है, ठीक है। तो ये था आपका 1835 का चार्टर्ड एक्ट, ये इतना समझ लीजिए आप इसमें। डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या थी मैंने बता दी आपको, यानी कि जब ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तो शिक्षा सीधे आम जनता तक ना पहुंचकर क्या होगी, समाज की जो एलिट क्लास होगी, समाज की जो एलाइट क्लास होगी, कौन सी क्लास, एलाइट क्लास, इसको देना है। आम जनमानस तक नहीं पहुंचे, एलाइट क्लास को शिक्षा देना है। सरकार का यह मान्यता था कि जब उच्च वर्ग को जब शिक्षा प्राप्त होगी तो धीरे धीरे वे नीचे के समाज तक भी पहुंच जाएगी, ठीक है। लेकिन व्यवहार में यह सिद्धांत असफल रहा, क्योंकि शिक्षा सीमित वर्ग तक ही सीमित रह गई और आम जनता तक पहुंच ही नहीं पाई। सिर्फ इसलिए देखा जाओगे ना, आप जितने भी पुराने आंदोलन करता होते सबके सब एलाइट क्लास की हुआ करते थे उस समय भी, है ना। जो बड़े बड़े सक्षम जितने भी विदेशों में पढ़ने जाते थे, चाहे वो आपके जवाहरलाल नेहरू जी हो, ठीक है, नाना अबुल कलाम हो, जितने भी थे उस समय के, वो सब अच्छे वर्ग से आते थे, इसलिए उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, ठीक है। फिर एक 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी होती है, 1835 में ही, लिख लीजिए। पहला मेडिकल कॉलेज माना जाता है आपका ये, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, लिख लीजिए।
कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 1835 में हुई थी। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा 1835 में, है ना। चलिए इतना याद कर लिया आपने, नोट कर लीजिए। 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज बना है आपका। फिर इसके बाद आते हैं 1835, 1847 का समय आता है। 1847 में 1800 से जो आपका आईआईटी रुड़की है, यानी कि पहले ये आईआईटी नहीं, संस्थान नहीं था, ये रुड़की कॉलेज हुआ करता था। इसको रुड़की कॉलेज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रुड़की कॉलेज। ये पूछ लिए जाते हैं भैया, अच्छे से याद कर लेना। पहले बता देता हूं आपको, इनको अच्छे से याद कर लेना। 1847 में आपका रुड़की कॉलेज की स्थापना होती है। ये अभी कहां पर है? आपका उत्तराखंड में है ये। ठीक है, उत्तराखंड में रुड़की है। ठीक है, इसको अच्छे से याद करके जाना। पूछा गया है, रुड़की कॉलेज पूछा था, इस बार भी रुड़की कॉलेज से क्वेश्चन आया। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? पहला मेडिकल कॉलेज पूछ लिया तो 1835 में कलकत्ता में। एंड रुड़की कॉलेज की स्थापना होती है 1847 में। ठीक है, नोट कर लीजिए इतना जल्दी से, फिर मैं और लिखा देता हूं कुछ चीजें। चले बड़े जल्दी फैक्ट छोटे छोटे लिख लेते हैं अपन। ये बिल्कुल एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए इनके, जैसे मैं लिखवा रहा हूँ ऐसे बना लीजिए शॉर्ट नोट, और इनको डेली याद करेंगे तब जाके याद हो जाएंगे। 5-10-15 मिनट डेली इनकी नजर उतार लिया करें अच्छे से, तब अच्छे से याद हो जाएंगे आपको। फिर एक लिखिए आप 1849 का समय आता है। 1849 1849 में एक स्कूल की स्थापना होती है, जेडी वेथ्यून। लिख लीजिए, जेडी वेथ्यून। किसने स्थापना की थी? इन्हीं ने की थी, जिनका नाम पे ये बना है। ठीक है, ये ईसाई शिक्षा के लिए ये बनाया गया था आपका, है ना। इसको ना पहला महिला विद्यालय कहा जाता था। ठीक है, फर्स्ट गर्ल स्कूल, ये इसको पूछा गया है। फर्स्ट गर्ल्स स्कूल कौन सा था? जेडी वेथ्यून। पूछा गया ये प्रश्न, फर्स्ट गर्ल्स स्कूल कब स्थापित हुआ था? 1849 में हुआ था। 1849 में पहला महिला स्कूल ओपन किया गया था जेडी वेथ्यून के द्वारा, जिसका नाम था जेडी वेथ्यून गर्ल्स स्कूल के नाम से आ जाए या जेडी वेथ्यून स्कूल के नाम से आ जाए, आपको पता चल जाएगा। यानी कि महिला, इसका उद्देश्य था, सीधी बात है, महिला शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, फिर आता है समय आपके पास, फिर एक और लिख लिया 1839 में। अच्छा, ओकलैंड मिनट्स आता है 1849 में, एक और लिख लीजिए, लॉर्ड ओकलैंड मिनट्स, यदि आ जाए आपके पास। ठीक है, 1839 में एक रिपोर्ट्स आती है, लॉर्ड ओकलैंड मिनट्स 49 में। अपन अच्छा स्किप कर गए ना इसको। लॉर्ड ओकलैंड मिनट्स रिपोर्ट, ये क्या थी इसको समझ लीजिए। लॉर्ड ओकलैंड जो मिनट्स आपकी थी, इसमें सुझाव दिया गया था कि भारतीय छात्रों को गवर्नर, लॉर्ड ओकलैंड जो थे ना, ये जो थे ना, ये गवर्नर जनरल थे, है ना, गवर्नर जनरल थे, इन्हीं के नाम पर ये मिनट्स रिपोर्ट आई थी। ये भी एजुकेशन से रिलेटेड है, नाम इसमें याद रखना। इसमें जो भी हमारे और इसको जो हमारा जो विवाद चल रहा था, इंग्लिशिस्ट और जो हमारा ओरिएंटलिस्ट जो विवाद था, उसको समाप्त कर दिया गया था इसमें भी। और इन्होंने ये प्रावधान किया कि ओरिएंटलिस्ट जो संस्थान है, उनको 31,000 रुपए और अंग्रेजी शिक्षा को अप्रोच के लिए 1 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, ये याद रख लेना। इसमें शिक्षा पर जो व्यय किए गए थे, ओरिएंटलिस्ट को कितना दी मैंने नोट्स में दे दिया, आप वहां से देख लेना, यहाँ पे लिख लीजिए आप इसमें। ठीक है, पाश्चात्यवादी लिख दे, है ना, या ओरिएंटलिस्ट ही लिख लीजिए यार, हटाइए। ओरिएंटलिस्ट को 31,000 रुपए। एंड इन्होंने कहा कि जो आपकी अंग्रेजी शिक्षा में को साथ में जो उसके संस्थानों को उन्होंने दिए थे 31,000, इंस्टीट्यूट को और इंग्लिश एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे। ठीक है, इसके अलावा जो आपके (1839) के बाद आती है आपके पास एक सबसे महत्वपूर्ण होता है 1854 की वुड डिस्पैच रिपोर्ट। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।
इसको हम समझेंगे कल। आज यहीं समाप्त करते हैं, ज्यादा हो जाए क्योंकि इसको थोड़ा ज्यादा समय लगेगा समझने में, बड़ा टॉपिक है, कम से कम 10-15 मिनट लगेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आज की क्लास तो हम करेंगे यहीं समाप्त। कल पुनः मिलेंगे, ठीक है, इसी समय पर रात को 8 बजे कल पुनः हमारी मुलाकात होगी 8 बजे। फिर हम पढ़ेंगे हायर एजुकेशन को। आप बहुत जल्दी जल्दी आपकी स्पीड बढ़ा लीजिए। देखिए फैक्ट बहुत लिखा दिए मैंने, ये फैक्ट याद नहीं हुए ना तो मैं नहीं जानूंगा आपके पास। ये यूनिट ऐसी है जहां से 5 के 5 प्रश्न सही होते हैं आपके, यानी 10 के 10 नंबर कहीं नहीं जाती यदि अच्छे से आप पढ़ लोगे इसे तो। क्लियर, अच्छे से पढ़ना, समझ के पढ़ना, समझदारी से पढ़ना, जो जो लिख पा रहे उनको अच्छे से पढ़ते रहिएगा। लाइट चली गई है और अभी मेरे हिसाब से टॉपिक भी फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक हम कल से उठाएंगे ना, 1854 का वुड डिस्पैच। अब 1854 से आगे तक का कंप्लीट करेंगे, देखते कल कहां तक हम पहुंच पाते हैं। तब तक लिए आप स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, और यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कर मुझे बताइए आपके लिए जानकारी इंफॉर्मेशन है या नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थी को जय हिंद। वाह, लाइट भी आ गई है। चलो कर ही लेते हैं स्कोर 10 मिनट में, फिनिश ही कर लेते हैं यार। चलो हटा होते हैं, 1854 की लाइट आएगी ये तो मैं सोच रहा हूँ, चलो तो कर ही लेते हैं। 1854 का वुड डिस्पैच रिपोर्ट नोट कर लीजिए। 1854 वुड डिस्पैच रिपोर्ट क्या करना है आपको, 1854 की वुड डिस्पैच रिपोर्ट। लॉर्ड ऑकलैंड मिनट्स मैंने बता दिया आपको, कुछ नहीं था नोट्स में दे दिया मैंने, पढ़ लीजिए। लॉर्ड ऑकलैंड मिनट्स में सुझाव दिया गया था कि भारतीय छात्रों को यूरोपीय विज्ञान और साहित्य की शिक्षा दी जाए और शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा। इस मिनट्स का उद्देश्य था भारत में आधुनिक और पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करना। इसी के साथ लंबे समय से चले आ रहा इंग्लिशिस्ट और ओरिएंटलिस्ट विवाद को समाप्त कर दिया गया। ऑकलैंड ने प्रावधान किया कि ओरिएंटलिस्ट संस्थानों को 31,000 रुपए दिए जाएंगे और जो हमारी अंग्रेजी शिक्षा यानी कि इंग्लिशिस्ट को अप्रोच करने के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। यानी 31,000 देंगे हम प्राच्यवादियों को और 1 लाख रुपए दिए जाएंगे हमारे आंग्लवादियों को अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए। और जितने भी हमारे जो हिंदी वाले जो संस्थान है, जो प्राचीन शिक्षा संस्थान है, उनको सिर्फ 31,000 रुपए में संतुष्ट कर दिए गए और अंग्रेजी शिक्षा को 1 लाख रुपए दिए गए। ठीक है, यही जो आपका जो ऑकलैंड मिनट्स है यही चलकर 1835 का मैकलेन और वुड डिस्पैच रिपोर्ट 1854 जैसी शिक्षा नीतियों का आधारशिला बनती। तो हम लोग ये थोड़ा स्किप कर गए थे बीच में, ठीक है, फिर उसमें मैकाले रिपोर्ट में समझ ही चुके हम। अब आता है आपके पास एक सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जो आपका 1854 का वुड डिस्पैच रिपोर्ट। चल जाओ, नहीं चल रहा है। वुड डिस्पैच रिपोर्ट हिंदी में भी यही लिख लेना है इसको ना, वुड डिस्पैच रिपोर्ट ही आप नोट करेंगे हिंदी वाले भी। चलिए देखो, 1854 में चार्ल्स वुड कौन लेकर आते हैं इसको, चार्ल्स वुड के द्वारा ये रिपोर्ट लाई जाती है। ठीक है, चार्ल्स वुड के द्वारा ये रिपोर्ट लेकर जाती है। कब आती है, 1854 में। ठीक है, क्या ये रिपोर्ट थी, क्या ये प्रावधान थे, इसमें हम समझ लेते हैं। नोट्स में तो मैंने दिए ही डायरेक्ट आपको। ठीक है, इन्होंने कहा कि भैया जो शिक्षा पद्धति है वो डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी से हटकर सिर्फ वहां तक सीमित नहीं रखना है, शिक्षा को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करना है, बहुत आगे तक लेकर जाना है। ठीक है, भारतीय समाज का नैतिक बौद्धिक और विकास होना ही चाहिए, महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देना चाहिए। ठीक है, महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देना ही चाहिए हमको। और क्या, व्यवसायिक जो भी शिक्षा थी हमारी, सभी प्रकार की व्यवसायिक शिक्षा को भी हम प्रमोट करेंगे। माध्यम क्या होगा, हायर एजुकेशन या सेकेंडरी लेवल की जो आपके पास एजुकेशन होगी उसका माध्यम होगा इंग्लिश, वो शिक्षा दी जाएगी इंग्लिश में। ठीक है, लेकिन जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन होगी, मदर लैंग्वेज, मातृभाषा में आपको दी जाएगी। ठीक है, और सरकार को भी ये सुझाव दिया गया कि सरकार जो होगी शिक्षा पर व्यय करेगी। ठीक है, सरकारी शिक्षा पर व्यय किया जाएगा। समझ में आ रहा है आपको इतना?
नोट्स में दिए छोटे छोटे पॉइंट। सरकारी स्तर पर पहली बार महिला एजुकेशन को बढ़ाया गया था, मतलब बहुत ज्यादा प्रोत्साहन। एक स्कूल खुला था लेकिन अब सरकार पहले, लेकिन वो किसने खोला था, लेकिन अब बड़े लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उनकी महिला शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए ये लोग एक प्रावधान लेकर आए थे। ठीक है, इसके अंदर एक प्रावधान और किया गया था, जितने भी हमारे क्षेत्रों में, सभी प्रांत, हमारे जितने भी हमारे ब्रिटिश प्रांत होते थे, सभी प्रांतों में एक सार्वजनिक शिक्षा विभाग बनाया जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल एजुकेशन या पब्लिक एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसमें की स्थापना की जाएगी। क्लियर? एक मिनट, एक सेकेंड। ठीक है, ये सब के सब इसमें प्रावधान थे। और प्रशासनिक ढांचा होगा आपका, ये सारी चीजें इसमें थी। ले दे के बस इतना इसकी डेट याद कर देना, 1854 का बुड स्पेस रिपोर्ट आती है। इसके बाद हम एक चीज और पढ़ेंगे, बाकी हम कल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका हायर एजुकेशन की आज क्लास नंबर 6 कंप्लीट हुई है। बाकी कल पढ़ेंगे, आप निश्चिंत रहिएगा, है ना। मिलते हैं कल, सभी विद्यार्थियों को पुनः एक बार जय हिंद।